Good morning, student. So today we start रेजोनेंस सर्किट. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जैसे हमने आरएलसी सर्किट पढ़ रहे, तो ये आर है, ये एल है और ये कैपेसिटर है. और यहाँ पे हमने ईएमएफ अप्लाई की थी, आर एल और सी. ईएमएफ अप्लाई की थी, कितनी थी? E = E0 sin ओमेगा टी. ठीक है, तो यहाँ से करंट की जो इक्वेशन आई थी वो आई थी I0 sin ओमेगा टी -5. ठीक है, ये आई थी, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं. अब इसमें एक इक्वेशन और आई थी कि जैसे करंट होता है EMF अपॉन जेड. करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस इन तीनों कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं. और जेड की वैल्यू कितनी थी? जेड = R² + XL - XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. ठीक है, इतना हमने इसमें पढ़ा था. तो ये आई थी आई की वैल्यू, E अपॉन जेड. ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ी ओम्स लॉ में. करंट होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. जेड की वैल्यू R² + XL - XC. ठीक है, तो इतना हमने ये पढ़ा था RLC सर्किट में. अब इसमें है कि करंट मैक्सिमम कब होगा. तो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट यानी कि ये जो हमने लिया हुआ सर्किट, इसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा. तो करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा कि इसमें अपोजिशन क्या हो, कम से कम. क्योंकि चार्जेस अगर इसमें मूव करे और चार्ज को अपोजिशन कम से कम मिलेगी, तो अपोजिशन कम से कम अगर होगी तो इसका मतलब उस टाइम करंट मैक्सिमम होगा. तो इसका मतलब अपोजिशन इसमें क्या है? जेड है. क्योंकि तीनों की कंबाइंड अपोजिशन क्या बोलते हैं? अकेला आर होता है क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस. अकेला इंडक्टर होता है क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटिव इंडक्टेंस. सॉरी, इसमें बोलते थे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको बोलते थे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस. लेकिन तीनों कंबाइंड क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं हम? इम्पीडेंस. ठीक है, तो इसमें फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट Z शुड बी मिनिमम. Z क्या है? इम्पीडेंस. इम्पीडेंस मतलब टोटल अपोजिशन. तो Z शुड बी मिनिमम. तो I का फॉर्मूला ये है, I = E अपॉन जेड. या पुट कर देते पहले, तो I = E अपॉन जेड. जेड कितना है? R² + XL - XC का होल स्क्वायर. अब ये I होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब ये टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए? मिनिमम. अब ये टर्म हमें करनी है मिनिमम. तो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है. R क्या है? R इसमें है रेजिस्टेंस. XL क्या है? XL की वैल्यू ये थी L ओमेगा, और XC की वैल्यू थी 1/C ओमेगा. ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो XL क्या होगा? इंक्रीज होगा. इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे हम R को क्या करना चाहते हैं? कम से कम. इसमें ये अपोजिशन इसको कम से कम करना चाहते हैं, तो कम से कम कितना कर देंगे? इसको 0 कर देंगे, क्योंकि ये 0 हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा. अब इसमें देखो ये 0 कैसे होगा? R क्या है? या रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट का कुछ ना कुछ तो R होगा ही. तो R को हम नहीं कर सकते 0, मतलब R कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती. तो इसको 0 कैसे करेंगे? इसको जब करेंगे 0, तो XL = XC, ये दोनों हो जाए इक्वल. क्योंकि XL = XC अगर हो गया तो उस टाइम क्या होगा कि ये पूरी टर्म होगी 0. R 0 इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी सर्किट हम यूज करें, सर्किट में हम क्या यूज करते हैं? तार यूज करते हैं. ठीक है, इंडक्टर भी क्या होती है? कॉइल होती है. और कैपेसिटर के अंदर क्या होती है? कैपेसिटर प्लेट्स होती है. तो उनका कुछ ना कुछ तो R होगा. ठीक है, उनका रेजिस्टेंस होगा. तो R तो इसमें हो नहीं सकता 0. तो इसका मतलब R अगर नहीं हो सकता 0, तो ये टर्म R 0 नहीं, तो इसका मतलब इसको 0 कर दो. ये 0 कब हो जाए? XL = XC हो जाए. तो XL = XC, तो XL का फॉर्मूला क्या है? L ओमेगा. और XC क्या होता है? 1/C ओमेगा. तो ये कंडीशन होगी. ये है कंडीशन फॉर मिनिमम जेड. क्योंकि जेड इसमें क्या हो जाएगा? ये मिनिमम हो जाएगा.
ठीक है। और यहाँ पे जेड को हम मिनिमम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम करंट को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सर्किट के अंदर करंट इजीली फ्लो करे, चार्ज इजीली फ्लो करे। तो करंट क्या होना चाहिए, मतलब अपोजिशन में कम से कम होनी चाहिए, और अपोजिशन कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो कंडीशन फॉर मिनिमम जेड, सो दैट आई मैक्सिमम, ताकि आई की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को दिया इस साइड और एल सी को दिया इस साइड। तो उस टाइम ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√LC। तो ये कंडीशन होती है, ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये यूज होगी आगे न्यूमेरिकल में भी। तो उस टाइम ओमेगा की वैल्यू होगी 1/√L। तो इससे पता चलता है कि जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी, उस टाइम जेड क्या होगा, मिनिमम, और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। अब ओमेगा की वैल्यू LC के इक्वल हम ये 1/√LC के इक्वल कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे सर्किट लिया और यहाँ से हम EMF कर रहे हैं अप्लाई, ये ठीक है, EMF ये कर रहे हैं अप्लाई हम। तो ये आ गई ओमेगा की वैल्यू 1/√LC। अब देखो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सर्किट RLC। तो L की वैल्यू, R तो मतलब रेजिस्टेंस होगा, वो तो होगा ही वायर का। L क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट NaL, जो हमने पढ़ा था। मतलब ये इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ये करती है एरिया के ऊपर, लेंथ पे और टर्न डेंसिटी पे ऊपर। तो ये हमें पता है, L पता है, C पता है। C क्या होता है, कैपेसिटेंस, C कितना होता है, F0 A/D। ये भी किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे। तो हमने L और C की वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो हमने पुट की इस फॉर्मूले में, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो उससे क्या आएगा, ओमेगा, तो हमें इसकी क्या पता चल जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। और कौन सी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जेड क्या होगा, मिनिमम, और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे ये अप्लाई कर रहे हैं EMF, तो ये अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसका ओमेगा उतना ही रखेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि जैसे इस सर्किट को जब हम जोड़ेंगे, तो हमारे पास एक वायर होगी जिसका कुछ R होगा, और एक कोयल होगी जिसका इंडक्टेंस L है, और एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है। तो हम L और C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें उनके फॉर्मूले पता है, L और C के हमने कैलकुलेट कर लिए। L और C वो हमने यहाँ पुट किया इस फॉर्मूले में, तो उससे क्या आएगी, ओमेगा आ जाएगी, वो आ गई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हो गया, अभी हमने EMF नहीं किया अप्लाई, इससे हमें ये पता चल गया बिना EMF अप्लाई किए हुए कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे EMF सपोज करो L और C की वैल्यू पुट करने के बाद ओमेगा की वैल्यू आई 60 हर्ट्ज आई। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला और पुट करेंगे कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई म्यू के होता है इक्वल, ओमेगा इक्वल 2 पाई म्यू। तो यहाँ पुट करते हैं 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1/√LC। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 पाई √LC। ठीक है, ये आएगी इसमें, ये ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC आ गई। हाँ, अब देखो इसमें हमने अभी कोई EMF नहीं किया अप्लाई, मतलब हम पहले सर्किट को जोड़ रहे हैं इनको, RLC को सीरीज में। तो हमारे पास R होना चाहिए, L होना चाहिए, C होना चाहिए। तो L और C हमने लिए और उनकी हमें पता है वैल्यू, वो हमने यहाँ पुट किया L और C। 2 और पाई वैल्यू पता है, तो उससे क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। सपोज वो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो सर्किट के अंदर हम RLC यूज कर रहे हैं, तो उसकी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस टाइम जेड क्या होगा, मिनिमम। जेड क्यों होगा मिनिमम, क्योंकि उस टाइम अपोजिशन सबसे कम होगी, तो जेड उस टाइम क्या होगा, मिनिमम, और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो हम इसमें कहेंगे कि 60 हर्ट्ज पे उस सर्किट के अंदर करंट या चार्जेस इजीली फ्लो करेंगे, उनको सबसे कम अपोजिशन होगी। ठीक है। तो हमने अब क्या किया कि यहाँ पे एक EMF अप्लाई की और उसकी फ्रीक्वेंसी फिर हम कितनी कर देंगे, 60 हर्ट्ज ही कर देंगे। तो 60 जब रखेंगे तो इसमें करंट इजीली फ्लो होगा। अगर हम यहाँ 50 लगा देंगे तो इसमें करंट को अपोजिशन हो, क्यों, क्योंकि उस सर्किट के अंदर मिनिमम अपोजिशन और मैक्सिमम करंट होगा किसके ऊपर, 60 हर्ट्ज के ऊपर। अगर हमने 60 से कम लगाया तो क्या होगा, उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये उस सर्किट की क्या आ गई, ये उस सर्किट की वो फ्रीक्वेंसी आ गई जिसके ऊपर करंट मैक्सिमम होगा और जेड क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। अब इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये फ्रीक्वेंसी
यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट या चार्जेस इजीली फ्लो करेंगे, उनको अपोजिशन नहीं होगा, मतलब नेचुरली फ्लो करेंगे। एक तो क्या है कि जैसे चल रहे हैं तो उनको अपोजिशन आ रही है, और एक हमने एस सी एल और सी की वैल्यू ली, मतलब ऐसी ईएमएफ अप्लाई की कि वो इस सर्किट की, यहाँ पे हमने एल और सी की वैल्यू ली तो उससे ओमेगा आ गया। अब हमने जो अप्लाइड ईएमएफ की तो उसका भी ओमेगा उतना ही रखा, ये हो गया ओमेगा नोट, इसको हम ओमेगा नोट ले लेते हैं, ठीक है, ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा नोट है, तो देखो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं कौन सी, ओमेगा, जो हम ईएमएफ कर रहे हैं अप्लाई उसकी है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता है, जेड मिनिमम होता है, वो है ओमेगा नोट। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे ओमेगा नोट की, तो उस टाइम इसके अंदर चार्जेस इजीली फ्लो करेंगे, उनको कम से कम अपोजिशन होगी, मतलब वो चार्जेस नेचुरली फ्लो करेंगे, ठीक है, अपने मतलब नेचुरल तरीके से, उनको कोई अपोजिशन नहीं, कोई वो नहीं है, मतलब सबसे कम रोक टोक है, ठीक है। जैसे क्रिकेट के अंदर होता है कि प्लेयर अपना नेचुरल गेम खेलता है, ठीक है, नेचुरल गेम कब खेलता है वो, कि जब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होता प्रेशर। तो ऐसे ही इसमें ये चार्जेस फ्लो कर रहे थे, तो इन चार्जेस को अपोजिशन आ रही थी, ये चार्जेस क्या चाहते हैं, अपोजिशन कम से कम हो, तो अपोजिशन कम से कम होगी तो करंट इन क्या होगा, मैक्सिमम, और अपोजिशन कम से कम होगी कब, कि जब ये फ्रीक्वेंसी हो, ये ओमेगा नोट हो। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चार्जेस नेचुरली फ्लो करते हैं, उनको कम से कम अपोजिशन होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं एट दिस फ्रीक्वेंसी द करंट, ये द चार्जेस एट दिस फ्रीक्वेंसी द चार्जेस फ्लो नेचुरली मतलब मिनिमम अपोजिशन, सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं हम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो कितनी होती है 1/√LC ओमेगा, और वैसे म्यू की फॉर्म में निकाल तो 2/√LC ये होगी, ठीक है। तो ये होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखो, और उस टाइम करंट कितना होगा, तो करंट का फॉर्मूला वो कितना है, एट दिस फ्रीक्वेंसी आई के, तो आई का फॉर्मूला क्या है, E/Z, ठीक है, E/Z है फॉर्मूला। तो यहाँ पे Z की वैल्यू होगी कितनी, Z मिनिमम होगी कितना, तो Z मिनिमम कितने पे है, जब XL इज इक्वल टू XC, तो XL है और XC हमने इक्वल पुट करता, आई की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू, Z मिनिमम कितना हो गया, √R² यानी R के इक्वल, क्यों, क्योंकि देखो ये XL और XC हो गए इक्वल, XL और XC हो गए इक्वल, उस टाइम क्या होता है, Z मिनिमम होता है, तो ये हो गया टर्म जीरो, क्या बचा यहाँ पे R² का जब रूट लेंगे तो आ रहा है, तो Z क्या रहेगा, मिनिमम, तो उस टाइम करंट क्या रहेगा, I करंट रहेगा मैक्सिमम, और ये Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो Z की वैल्यू इसमें आ जाएगी R के इक्वल उस टाइम, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब यहाँ पे हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाई की, तो उस टाइम इसमें जो करंट फ्लो करेगा, तो उस जो चार्ज फ्लो करेंगे तो उसको अपोजिशन सिर्फ किसके कारण होगी, R के कारण। देखो पहले क्या था, ये था Z, तो Z में ये आता R आ रहा था, XL आ रहा था, XC आ रहा था, तो Z किसके ऊपर डिपेंड करता था, R पे, ठीक है, R मतलब रेजिस्टेंस, XL मतलब ये इंडक्टर के कारण रेजिस्टेंस, XC मतलब कैपेसिटर के कारण रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया कि इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल यहाँ पे ईएमएफ कर दिया अप्लाई, तो उस टाइम XL इज इक्वल टू XC हो गया, और उस टाइम XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो ये अपोजिशन क्या हो गया, जीरो हो गया इसका, किसका, L और C का, क्यों, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC करेंगे तो ये टर्म क्या होगी, जीरो, तो अपोजिशन सिर्फ किसके कारण हुआ, अब अपोजिशन किसके कारण है, सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब हम अप्लाई करते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब उसमें अप्लाई करते हैं, तो अपोजिशन सिर्फ किसके कारण होता है, वो सिर्फ रजिस्टर के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी द अपोजिशन इज ड्यू टू ओनली रजिस्टर, ठीक है। अपोजिशन
किसके कारण होता है, वो सिर्फ रजिस्टर के कारण होता है, और क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सिर्फ आर ही आ रहा है, बाकी सब क्या हो गया जीरो, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्स ही हो गया। ठीक है, तब ये कंडीशन होती है। तो ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये होगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस सर्किट। देखो जैसे हमने ये सर्किट लिया, ये लिया हमने RLC, ये यहाँ रेजोनेंस जो पढ़ रही है हमने 11th क्लास में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, अभी बताएंगे कहाँ पे हमने इसको यूज किया था। देखो ये सर्किट हमने जोड़ दिया, अब इसमें कोई EMF नहीं दी हमने, R जोड़ दिया, L जोड़ दिया, तीनों सीरीज में जोड़ दिए, और ये 2 पॉइंट है जहाँ पे हमें EMF देनी है, इन 2 पॉइंट पे। तो EMF देने से पहले हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, इसकी हम निकाल सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC। ठीक है, L की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, तो हमने इससे क्या निकाल ली, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो वो आई ω0 = 1/√LC। अब देखो करंट का जो फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला होगा I = E/Z, और Z की वैल्यू कितनी है, R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पुट करते हैं I = E/R² + XL की वैल्यू कितनी है, Lω, और XC की वैल्यू कितनी 1/Cω, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये √, है। ठीक है, ये आ गया। अब RLC तो हमने इसकी क्या निकाल ली, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यहाँ पे हमने ये 2 तार है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दे दी, कितनी EMF दे दी हमने, वो EMF दी E = E0 sin ωt। ठीक है, ये हमने दे दी sin ωt। अब इसका तो है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ω0। अब फर्स्ट पॉइंट कि अगर जो हमने अप्लाइड यहाँ पे ये है ω0, तो इसकी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, और ओमेगा क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF। मतलब जो हम इसमें EMF अप्लाई कर रहे हैं उसकी है फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 60 और अप्लाई कर रहे हैं हम इसमें 50, तो उस टाइम इसमें करंट या चार्जेस नेचुरली फ्लो नहीं करेंगे, 40 करेंगे तो भी नहीं करेंगे, 60 की हमने यहाँ पे की अप्लाई, तो इसमें चार नेचुरल फ्लो करेंगे। कारण क्योंकि उस टाइम जेड क्या होगा, मिनिमम, और करंट मैक्सिमम होगा। अब देखो पहला केस तो क्या है कि ये इसकी नेचुरल है फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की। अब इस फ्रीक्वेंसी से हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई EF करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। तो पहले हम ले रहे कम, सॉरी इक्वल। अब अगर अप्लाइड EF की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये इक्वल हो किसके, इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो उस टाइम क्या होगा, देन Z इज मिनिमम एंड I इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उस टाइम ये होगा कि जैसे ओमेगा और ओमेगा नॉट हमने ले लिया कि ये लेवल है ओमेगा का, ठीक है, जैसे हम यह माना देते हैं ये लेवल है ओमेगा का और यही लेवल है ओमेगा नॉट का, कि दोनों का लेवल ऐसे हम उसको करें डिनोट, हाइट से कर रहे हैं कि जैसे ये है ओमेगा और ये ओमेगा नॉट, तो दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, इसका मतलब इक्वल है दोनों। दूसरा, अगर हम अप्लाइड EMF की फ्रीक्वेंसी इफ ओमेगा जो अप्लाइड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो ओमेगा नॉट से होगी ज्यादा, वो ओमेगा नॉट से होगी ज्यादा। अब देखो इसमें दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, XL इज इक्वल टू L ओमेगा और XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, ये फॉर्मूला हमें पता है।
ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सएल और एक्ससी तो अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर करते हैं डिपेंड, कि यहाँ से हम जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा एक्सएल लार्ज, और अगर लो फ्रीक्वेंसी तो एक्सएल क्या हो जाएगा कम। तो ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल लार्ज और हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्ससी स्मॉल, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्सएल क्या होगा स्मॉल और लो फ्रीक्वेंसी एक्ससी क्या होगा लार्ज। अब ये एक्सएल और एक्ससी तो किस, इसका नाम ही क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ये रिएक्ट करते, कब रिएक्ट करते हैं, ये अप्लाइड ईएमएफ में हम कितनी दे रहे हैं, तो अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, तो ये अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो उस टाइम एक्सएल क्या होगा लार्ज और ये एक्ससी क्या होगा स्मॉल। ठीक है, जैसे हमने एक्सएल और एक्ससी में से एक्सएल को लिया था लार्ज, क्यों लिया था, क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाई ईएमएफ करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं, जो हमारे घर में आती है वो हाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये एक्सएल और एक्ससी तो ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो एक तरह से ये है, ये कैलकुलेशन हमने कर रखी है, ये इस एल और सी के अकॉर्डिंग। अब हम अप्लाई कर रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा को ऊपर करेगा डिपेंड एक्सएल तो। अब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से होगी ज्यादा, मतलब ओमेगा क्या हो गया ज्यादा। ठीक है, ओमेगा ज्यादा हो गया तो एक्सएल इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देखो इस उस टाइम क्या है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट देन एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ओमेगा। ठीक है, उस टाइम एक्सएल इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी के इक्वल, और एक्सएल और एक्ससी क्या आएंगे दोनों का लेवल इक्वल आएगा। देखो एक बार फिर से पहला ये फॉर्मूला है, ये एक्सएल और एक्ससी जिस टाइम ओमेगा ओमेगा नॉट इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम एक्सएल एक्ससी के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, उस टाइम करंट क्या होता है मैक्सिमम और जेड क्या होता है मिनिमम। ठीक है, ये हमने पढ़ चुका, उस टाइम एक्सएल एस टी होता है, जेड इज मिनिमम एंड आई इज मैक्सिमम, तो उस टाइम एक्सएल और एक्ससी का लेवल ये है, दोनों का सेम लेवल है कि एक्सएल भी उतना ही है और एक्ससी भी उतना ही है। अब हमने क्या किया, ओमेगा को इंक्रीज कर दिया ओमेगा नॉट से, जैसे एग्जांपल की इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी 60 हर्ट्ज, तो हमने पहले कितनी लगाई 60 लगाई, तो 60 और 60 दोनों क्या दोनों इक्वल है। अब हमने क्या किया, जो अप्लाइड है उसको क्या कर दिया नेचुरल से ज्यादा, अप्लाइड है कितनी सॉरी नेचुरल कितनी दी इस सर्किट 60, हमने लगा दी 70, तो हमने ओमेगा को ओमेगा नॉट से कर दिया ज्यादा, तो ओमेगा बढ़ा दिया तो एक्सएल इसका क्या हो गया, एक्सएल एक्ससी से क्या हो गया ज्यादा। पहले ओमेगा क्या था, पहले ओमेगा था, अब ओमेगा हमने बढ़ा दिया, देखो पहले तो ओमेगा किसके इक्वल था ओमेगा नॉट के, अब ओमेगा हमने क्या कर दिया ओमेगा नॉट से ज्यादा, मतलब ओमेगा को हमने बढ़ा दिया। ओमेगा अगर हमने बढ़ा दिया तो एक्सएल क्या हो गया बढ़ गया, और एक्ससी क्या हो गया कम हो गया, मतलब अब एक्सएल बढ़ गया, ये एक्सएल हो गया, और एक्ससी अब क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, एक्सएल तो ये है और एक्ससी इसमें कम हो गया, इनके बीच में इतना गैप हो गया, ये गैप है, ये किस चीज को शो करता है एक्सएल माइनस एक्ससी, उसमें एक्सएल माइनस एक्ससी कितना 0, क्योंकि दोनों का लेवल ठीक, जैसे हमने ये आइडली 5 मीटर ग्राउंड से 5 मीटर है तो 5 - 5 0, अब ये बढ़ गई 10 होगी, ये होगी 3, तो 10 - 3 ये क्या हो गया 7, तो ऐसे हमने कहा ये बढ़ गया एक्सएल, क्यों बढ़ गया, क्योंकि ओमेगा को हमने क्या कर दिया इंक्रीज, तो इंक्रीज कर दिया तो एक्सएल क्या हो गया इंक्रीज और एक्ससी क्या हो गया डिक्रीज, तो एक्सएल माइनस एक्ससी की कुछ आ जाएगी वैल्यू, उसमें तो क्या था एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी कितना हो गया 0, तो इसमें एक्सएल माइनस एक्ससी कुछ आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे पहले क्या था एक्सएल माइनस एक्ससी 0, लेकिन अब एक्सएल इसमें बढ़ गया और एक्ससी हो गया कम, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। पहले क्या था आई की वैल्यू ये थी, ठीक है, ये आई की वैल्यू थी, तो उस टाइम ये इक्वल थे, तो आई की वैल्यू होगी E/R के इक्वल होगी, लेकिन अब इसमें हमने देखा ओमेगा हमने बढ़ाया तो ये जो टर्म है ये बढ़ गई और ये क्या होगी कम, तो इसकी कुछ ना कुछ हो आ जाएगी वैल्यू, मतलब ये ओवरऑल टर्म क्या होगी इंक्रीज, ओवरऑल टर्म अगर इंक्रीज होगी आई क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो इसका मतलब यहाँ पे देन जेड इंक्रीजेज। ठीक है, जेड क्या हो जाएगा इंक्रीजेज, जेड इंक्रीज होगा तो इसका मतलब आई डिक्रीजेज, आई इसमें क्या हो जाएगा डिक्रीजेज, यहाँ लिख लेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी का स्केयर है, ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका तो स्केयर ही है ये, पहले क्या था एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी तो हो गया 0, तो ये कितना रहेगा, अब जैसे 0 का स्केयर करें तो कितना रहेगा 0 रहेगा। अब एक्सएल को हमने इसको बढ़ाया ओमेगा, तो एक्सएल बढ़ गया और ये क्या हो गया एक्ससी कम हो गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, जैसे पहले 5 तो 5 - 5 0, अब ये हो गया 10 और ये हो गया 3, तो 10 - 3 7,
तो यहाँ 7 का स्क्वायर मतलब 49, कुछ ना कुछ इसमें बढ़ा। पहले तो अकेला आर था, अब इसमें ये टर्म बढ़ गई, इसका मतलब ये टर्म अगर बढ़ गई तो आई क्या हो गया उसका कम हो गया, और जेड इसका बढ़ गया। जेड पहले आर के इक्वल था, ये पूरी टर्म होगी 0, लेकिन अभी इस टर्म की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए हम देखा एक्सल माइनस एक्सी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी हमने जब बढ़ाई, जब नेचुरल से बढ़ाई तो जेड क्या हो गया, इंक्रीज, और आई क्या हो गया, डिक्रीज। अब उसके बाद तीसरा क्या है इसमें कि अगर ओमेगा की वैल्यू जो अप्लाइड ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस कर दिया हमने ओमेगा नोट से, जैसे पहले 60 थी, फिर हमने इसको कर दिया 70 बढ़ा दिया, अब 60 से कम कर दिया 50 कर दिया, तो ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट। तो ओमेगा हमने क्या किया, अब कम कर दिया, ओमेगा कम कर दिया तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अब एक्सएल हो गया डिक्रीज और एक्ससी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये डिनोट किसको करेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी को। अब एक्सएल माइनस एक्ससी क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो पहले क्या था, ये था एक्सएल, ये एक्सएल था, ये एक्ससी था, तो ओमेगा हमने बढ़ाया तो ये बढ़ गया देखिए इस साइड, और ये कम हो गया, तो ये एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि एक्सएल ज्यादा है और एक्ससी क्या है, कम है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी। इसमें ओमेगा हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, कम करने से एक्सएल क्या हो जाएगा, कम, तो एक्सएल हो गया कम और एक्ससी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये किसको डिनोट करेगा, ये सपोज एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी हम करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो चाहे माइनस आई चाहे प्लस आई, स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी इंक्रीजेस, इसका स्क्वायर इंक्रीज ही होगा। देखो फिर सही बात, कल कितना था 5 और 5 था, वो ले रहे हैं एग्जांपल, फिर हमने ओमेगा बढ़ाया तो कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 3, तो 10 माइनस 3 7 ये डिनोट कर रहा है। फिर हमने क्या किया, कम कर दिया ओमेगा को, तो एक्सएल क्या हो गया कम और एक्ससी क्या हो गया, बढ़ गया, तो एक्ससी इसमें बढ़ गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, तो कितना बचा 7 ही बचा। अब एक्सएल माइनस एक्ससी करेंगे कितना आएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे फिर से कितना आ जाएगा, वही 49, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। एक्ससी इसमें बड़ा, एक्सएल माइनस एक्सएल तो कम हुआ है, एक्ससी क्या हो गया ज्यादा, तो इसको करेंगे ओवरऑल करेंगे क्या आएगा माइनस, लेकिन माइनस का जो स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा प्लस, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर क्या हो गया, इंक्रीज, और जेड क्या हो गया, डिक्रीज, और आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो एक बार फिर से, पहले में एक्सएल एक्ससी इक्वल थे तो आई की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। अब हमने ओमेगा बढ़ाया, जो यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ इसमें लगा दी, उसकी फ्रीक्वेंसी ने क्या कर दी, बढ़ा दी, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सएल बढ़ गया, एक्ससी क्या हो गया, कम हो गया, तो एक्सएल और एक्ससी की कुछ ना कुछ यह आएगी वैल्यू एक्सएल माइनस से। पहले में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी था तो 0 था, अब एक्सएल बढ़ गया, एक्ससी कम हो गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो कुछ ना कुछ वो आएगी वैल्यू, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, उसका बढ़ गया, तो आई क्या हो गया, कम हो गया। डिनोमिनेटर किसको डिपेंड करता है, जेड को डिपेंड करता है, तो जेड बढ़ गया, देखो जेड इंक्रीज, आई डिक्रीज। दूसरे में ओमेगा कम कर दिया, ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो एक्ससी तो क्या हो गया अब इसमें, ओमेगा कम तो एक्ससी बढ़ गया, तो एक्ससी बढ़ गया, एक्सएल कम हो गया ओमेगा कम होने से, तो अब एक्सएल माइनस एक्ससी तो क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि यार इसका स्क्वायर है ये, तो ये हो गया इंक्रीज, तो ये हो गया इंक्रीज, तो ये पूरी टर्म क्या है जेड, तो जेड क्या हो गया इंक्रीज, आई फिर से क्या हो गया इंक्रीज। तो इन तीनों पॉइंट को देखने से ये पता चलता है कि करंट आई इंक्रीज नहीं डिक्रीजेज, जेड इंक्रीजेज होगा। तो इन तीनों केसों में पता चलता है कि आई मैक्सिमम कब होता है, कि जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे दे रहे हैं, उसको सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम करो, ठीक है, या ज़्यादा करो, ये तो है कम करने का, और ये ज़्यादा करो। करंट क्या होता है हमेशा डिक्रीज, लेकिन जब इक्वल होती है दोनों, जब इक्वल होती है तब क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। तो अब इस सर्किट को बोलते हैं हम जैसे रेजोनेंस सर्किट, ठीक। अब रेजोनेंस क्यों बोलते हैं इसको, वो हम देखते हैं। ये तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सर्किट की एक नेचुरल, हर सर्किट की एक वो होती है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि RLC हमने जोड़ा सर्किट, RLC हमने लिया एक सर्किट, फिर दूसरा तीसरा, तो L और C की वैल्यू पुट की हमने इस फॉर्मूले में, तो सबकी क्या आएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी, सबकी नेचुरल आएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबकी नेचुरल होती है फ्रीक्वेंसी। अब एक फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड ईएमएफ की होती है फ्रीक्वेंसी, एक तो नेचुरल तो सबकी होगी अलग अलग, और एक हम अप्लाइड करते हैं, तो अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो वो दोनों जब इक्वल हो गए तो उस टाइम करंट मैक्सिमम होगा, और जो अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी नेचुरल से कम होगी या ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इसमें
ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस सर्किट क्या होते हैं वो हम इससे पढ़ते हैं। अब रेजोनेंस क्या होता है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं। अब जिसमें हमने पढ़ा है जैसे फ्रीक्वेंसी को अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इक्वल रखते हैं तो करंट मैक्सिमम, उससे अगर कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा दोनों केसेस में। ये हमने पढ़ा है अभी अभी। तो ये RLC सर्किट है ये। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर दी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√L से कैलकुलेशन से, ठीक है। L और C की मतलब ओमेगा नॉट ये किस पे डिपेंड करती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ L एंड C। L और C की वैल्यू को डिपेंड करती है, ठीक है। L और C R के ऊपर नहीं करती डिपेंड। तो हमने R लिया और L लिया, अब और L हमने लिया ये यहाँ पे वेरिएबल L लिया। पहले इसमें वैसे समझते हैं, वेरिएबल नहीं वैसे समझते हैं इसमें। ठीक, अभी और नहीं समझ रहे हम, वेरिएबल हम सिंपल हो लिया RLC सर्किट। तो ये तो इसकी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हमने EMF की अप्लाई है। EMF कितनी अप्लाई की, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा क्या है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये एक सर्किट है, ठीक है। जैसे अब सपोज करो हमारा जैसे रेडियो होता है, ठीक है। अब रेडियो के अंदर भी RLC है सर्किट, RLC सर्किट है। जैसे रेडियो के अंदर R, L और C तीनों सीरीज जुड़े होते हैं, एक RLC बन गया सर्किट, RLC हो गया सर्किट। अब जैसे रेडियो को हम EMF करते हैं अप्लाई, तो EMF की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है सबकी, ठीक है। जैसे हमने रेडियो लिया, जैसे अब रेडियो के अंदर RLC वो है सर्किट, ठीक। अब रेडियो को जैसे हम ऑन करते हैं तो उसका एंटीना डिफरेंट EMF को कैच करता है, मतलब एंटीना के ऊपर काफी सारी EMF आ जाती है, तो उस पर EMF आ जाती है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। जैसे ये है रेडियो और उसको डिफरेंट, अब जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर, रेडियो के अंदर FM जो हम चलाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे रेडियो के जो रेडियो है, सपोज करो एक RL सर्किट है, मान लो ये रेडियो है और ये रेडियो का एंटीना है, ठीक है। तो उस एंटीना के ऊपर काफ़ी सारी EMF आ रही है, जैसे या स्पेस के अंदर काफ़ी सारी EMF आ रही है, ठीक है। चलो रेडियो को छोड़ो, हम उससे कर देते हैं टीवी। जैसे ये हमारा टीवी का है सर्किट RLC, ठीक है। रेडियो पे आते हैं, अभी टीवी है उसका RLC है ये सर्किट है ये। अब टीवी को हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे डिश केबल आती है, ठीक है, तो हमने केबल उससे जोड़ दी। तो अब उस केबल के अंदर काफ़ी सारे चैनल आ रहे हैं। केबल जैसे हमारे घर के अंदर जो आती है केबल, उसके अंदर मान लो 100 चैनल है, तो 100 चैनल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हर चैनल की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो हर चैनल की अलग अलग होगी फ्रीक्वेंसी। तो उस सर्किट में काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी की EMF आ गई, मतलब उस तार में से काफ़ी सारी EMF आ गई है, ठीक है। मतलब हर चैनल की एक EMF होती है। तो जैसे एक चैनल उसकी EMF आई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा 1t, दूसरे का आई ओमेगा 2 इंटू टी। जैसे मान लो सोनी टीवी है तो उसकी आई E0 साइन ओमेगा 1t, आज तक है तो E0 साइन ओमेगा 2t, फिर तीसरे की E0 साइन ओमेगा 3t। तो ऐसे उस केबल के अंदर काफ़ी सारी EMF आ रही है। अब वो हमने इसमें जोड़ दी। अब हमारा ये सर्किट है, उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC, 1/√LC, ठीक है, 1/√LC है। अब हमने क्या किया, अब हम देखते हैं कि जब वो हमने केबल जोड़ी तो कोई एक ही चैनल चलता है। क्यों चलता है एक ही चैनल, उसका कारण ये है कि उस चैनल की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी। मतलब उस चैनल की जो थी फ्रीक्वेंसी वो थी ओमेगा 6, और वो मैच होगी किसके साथ, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो मैच होते फिर क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम मिनिमम जेड। तो उसी चैनल को हम देख पाएंगे, कोई दूसरा नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा ही होता है इसके अंदर,
क्या होता है कि काफ़ी सारे तार मतलब जो केबल उसके अंदर काफ़ी सारे चैनल आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी ईएमएफ आ रही है। अब हमारा जो टीवी है वो किसी एक चैनल की ईएमएफ को ही मतलब एक ही चैनल दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चैनल की जो ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी। ठीक है, तो मैच होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वही चैनल हमें दिखाई देगा। ठीक है, और उसी की हमारे पास आवाज़ आएगी। अब हमने क्या किया कि हमारे टीवी के अंदर ये कैपेसिटर और इंडक्टर ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, टीवी का जो मतलब वो है जैसे रिमोट है तो उससे हमने सी की वैल्यू चेंज कर दी। जैसे चैनल जब हम चेंज करते हमने सी की वैल्यू चेंज कर दी, सी की वैल्यू हमने चेंज कर दी तो ओमेगा नोट उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ओमेगा नोट चेंज हो गया और वो मैच हो गया आज तक के साथ। अब आज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 5, तो ओमेगा 5 वो उसके साथ हो गया मैच। तो अब हमें आज तक उसमें दिखाई दे क्योंकि उसी ईएमएफ की करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो पहले तो हम क्या कर रहे थे, इन दो पॉइंट के ऊपर एक ही ईएमएफ लगा रहे थे, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा नोट के साथ ओमेगा नोट के इक्वल हो गया तो करंट मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा हो गया तो भी करंट तो भी करंट डिक्रीज होगी और अगर कम हो गया तो भी डिक्रीज होगी। तो वो तो थी एक ही ईएमएफ, यहाँ हम जैसे इसके ऊपर लगा रहे थे तब की बात है। लेकिन हमारे टीवी के अंदर तो ऐसी काफी सारी ईएमएफ आती है जो हमारे केबल आती है, केबल के अंदर काफ़ी सारी ईएमएफ है। लेकिन हमारा टीवी किसी एक चैनल की ईएमएफ को ही, ठीक है, एक चैनल की ईएमएफ के ऊपर मैक्सिमम करंट बनाता है। वो कैसे बनाता है, क्योंकि जैसे हमारे टीवी के अंदर 100 चैनल आ रहे हैं तो हमारा ये जैसे 100 चैनल आए तो ये 100 चैनल आए। अब हमारा सर्किट क्या देखता है, हमारा सर्किट ये देखता है कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कौन से चैनल की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। तो आज तक की हो रही है मैच तो फिर उसमें आज तक दिखता है और सुनाई देता है। हमने क्या किया, हमने फिर जैसे रिमोट दबाया और सी की वैल्यू हमने चेंज कर दी। तो सी की वैल्यू जैसे चेंज होगी तो ओमेगा नोट चेंज हो गया। ठीक है, ओमेगा नोट चेंज हो गया तो अब क्या करेगा, अब फिर से वो ये हमारा टीवी है वो उनमें से मतलब सेलेक्ट करेगा फ्रीक्वेंसी को कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है। अब मान लो वो कर गया किसके साथ, जैसे वो स्टार प्लस के साथ कर गया तो अब स्टार प्लस हमें दिखाई देता है। तो ऐसा ही होता है इसमें, ऐसा ही रेडियो के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर भी आरएलसी होता है सर्किट, जैसे उसके अंदर रेडियो के अंदर आरएलसी होता है सर्किट। तो आरएलसी सर्किट होता है उसमें भी। तो हमने क्या किया कि उसमें जैसे ही ऑन किया तो उसके एंटीने पे काफ़ी सारी ईएमएफ आ गई। जैसे उसमें जो होता है कम्युनिकेशन वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, और टीवी के अंदर जैसे हम उसको जोड़ देते हैं केबल को तो वो वायर कम्युनिकेशन, तो उसमें सारे जो आते हैं सिग्नल वो वायर में आते हैं। और जब रेडियो को ऑन करते हैं तो सिग्नल सारे कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर के सारे चैनल एंटीना पे आ गए। अब एल और सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग उस रेडियो की एक नेचुरल वो होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो होगी ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट एल सी। तो अब वो रेडियो क्या करेगा कि वो एंटीना के पास जितने भी वो आ रहे हैं चैनल उसमें से एक को वो करता है सेलेक्ट और वही हमें सुनाई देता है। अब देखो जैसे मान लो हमने फिर हम क्या करते हैं, उस चैनल मान लो हम जैसे सुन रहे हैं, हमें कोई और दूसरा लगाना है चैनल, तो हम क्या करते हैं उसका जो नोब है उसको घुमा देते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो के अंदर ऐसे होते हैं नोब, जैसे ये है रेडियो तो उसके अंदर दो होती है नोब ऐसे। ठीक है, दो नोब होती है, एक होती है चैनल चेंज करने की और एक होती है वॉल्यूम चेंज करने की, मतलब आवाज बढ़ानी है तो। ठीक है, एक तो चैनल, ठीक है, तो चैनल से हम क्या करते हैं उसको ऐसे घुमा देते हैं। तो ऐसे जब उसको हम घुमा देते किसके लिए चेंज करते हैं, कैपेसिटर की। तो हमने क्या किया, देखो पहले तो क्या था कि जैसे मान लो ये है, जैसे ये रेडियो है तो इसके ऊपर काफी सारी फ्रीक्वेंसी, तो चैनल चल रहा है 91.1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, जैसे उसका कोई होता है नाम रेडियो सिटी वगैरह, तो हमें उसमें गाने सुनाई देते हैं। अब हमें जैसे वो गाना नहीं आया पसंद तो हमने क्या किया, चैनल चेंज कर दिया। चैनल जब चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज चेंज हो रही है, कैपेसिटर चेंज हो गया तो ओमेगा नोट चेंज हो गया। अब उसकी ओमेगा नोट होगी 92.7 मेगाहर्ट्ज, पहले थी कितनी 91 पॉइंट। अब ये रेडियो उनमें से देखिए जो एंटीना के पास सारे वार सिग्नल उनमें से वो ढूंढेगा 92.7, ऐसे वो करेगा सर्च, तो 92.7 उसको मिल जाएगी तो 92.7 चलेगा। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब उस सिग्नल की मतलब वो सिग्नल वहां पे पहुंच नहीं रहा। ठीक है, नॉट रीचेबल है वो। अब हमने क्या किया, उस पर हम जब सुन रहे थे तो हमें फिर से नहीं आया पसंद, तो हमने क्या किया,
हमने चैनल को फिर घुमाया, चैनल घुमाया तो क्या चेंज हो गया, सी चेंज हो गया, सी को चेंज हो गया तो अब उसकी ओमेगा नोट होगी कितनी, अब ओमेगा नोट होगी 93.5 मेगाहर्ट्ज, जिसको बोलते हैं हम रेड एफएम। तो 93.5 होगी वो। अब क्या करेगा वो रेडियो कि उन सब फ्रीक्वेंसी में से 93.5 की सर्च करेगा, तो 93.5 की मिलती है वो क्या करेगा, उसके ऊपर जैसे वो सुनाई देगा हमें चैनल। तो ऐसे हम उसको जब घुमाते हैं तो हम किस चीज़ को चेंज करते हैं, सी को चेंज करते हैं, जिससे क्या चेंज होता है, उसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। और ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल को सुन सकते हैं उसके अंदर, रेडियो के अंदर। ऐसे ही होता है टीवी के अंदर, तो टीवी के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हम सी को चेंज करते हैं जैसे रिमोट से चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हम चैनल और बटन है तो उससे क्या करते हैं हम, जैसे हमने वो दबाया, बटन दबाया, बटन हमने दबाया तो उसका सी चेंज हो गया, मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो होगी चेंज। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही वो क्या करेगा, उस केबल में जैसे ढूंढेगा, जैसे पहले चल रहा था आज तक चल रहा था, क्यों, क्योंकि आज तक के जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो आज तक की फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही थी मैच। तो आज अब वो जिसके ऊपर मैच होती है उसके ऊपर जेड क्या हो जाता है, मिनिमम, और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो वही चैनल हमें वो दिखाई देता है, ठीक, और सुनाई देता है टीवी के अंदर। अब हमने जैसे जो रिमोट है उसका बटन दबाया चैनल वाला, तो हमने सी को चेंज कर दिया, सी को चेंज करते ही ओमेगा नोट चेंज हो गया। अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो वो जैसे एबीपी न्यूज के इक्वल। अब एबीपी न्यूज के इक्वल होगी तो एबीपी न्यूज के इक्वल होती, तो अब एबीपी न्यूज है उसकी करंट क्या बढ़ेगी, मैक्सिमम, तो हमें अब एबीपी न्यूज देगा सुनाई, ठीक, और दिखाई देगा। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं इसमें कि जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उसको इसके साथ मैच कर रहे हैं, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उसको नेचुरल के साथ मैच कर रहे हैं। और इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना बोलते हैं हम रेजोनेंस, ठीक है। तो ये रेजोनेंस होता है कि जैसे हमारा जो टीवी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और यहाँ काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी लगे, तो उसमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच हो जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना क्या बोलेंगे हम, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो लिखो, व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन RLC सर्किट इज मैच्ड बोलते हैं, ट्यून भी बोलते हैं, ठीक, जैसे उसके अंदर हम ट्यून करते हैं, मैच्ड और ट्यून विद द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, then this condition is called रेजोनेंस। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक। और सर्किट जो यूज करें उसको क्या कहेंगे, एंड द सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट, मतलब जो इसमें मैच कर रहा है सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। और इस सर्किट को हम इसको ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं क्योंकि ये ट्यून करता है, मैच करता है। तो दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिंग सर्किट। और एक और बोलते हैं इसको एंड सेलेक्टर सर्किट, क्योंकि ये काफी सारी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी को करता है, सेलेक्ट करता है, तो इसको सेलेक्टर बोलते हैं सर्किट, सेलेक्टर सर्किट बोलते हैं, ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं और रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि हर सर्किट की RLC सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट मैक्सिमम होता है और अपोजिशन मिनिमम होती है, ठीक है। अब ये जो है सर्किट उस फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम कर देंगे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी तो भी करंट डिक्रीज होगा और कम कर देंगे तो भी करंट डिक्रीज होगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो सर्किट होते हैं टीवी का, ठीक, और रेडियो का, वो कैसे काम करते हैं हमने पढ़ा, तो उस सर्किट बोलते हैं सेलेक्टर सर्किट, क्योंकि ये काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी में है एक को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो सेलेक्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट
selects one frequency from many frequencies, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी करते हैं सेलेक्ट काफी सारी में से, इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टर सर्किट बोलते हैं। और ये लगता कहाँ पे, ये रिसीवर पार्ट पे लगता है, ठीक है, रिसीवर होता है कि जैसे हम सिग्नल क्या करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं, तो इट दिस सर्किट इज ऑलवेज कनेक्टेड in receiver part of a communication system. कम्युनिकेशन सिस्टम के मतलब उसके ऊपर लगता है, रिसीवर पार्ट पे। अब जैसे हमारा फोन है, ठीक है, तो फोन भी क्या करता है, देखो उसमें भी ये होता है कि जब हमें सिम मिलती है तो इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। सिम के अंदर भी एक RLC होता है सर्किट, तो उस L और C के ऊपर डिपेंड, तो एक पर्टिकुलर होती है फ्रीक्वेंसी कि हमारी सिम की एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब सपोज करो 10 हर्ट्ज है हमारी फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब जैसे हमारा फोन है, ठीक है, तो अब हमारे फोन के आसपास काफी सारी फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे हमारा फोन किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सर्च करता है, क्यों करता है, क्योंकि जैसे हमें कोई फोन कर रहा है, तो फोन कर रहा है मतलब वो सिग्नल आ रहा है, और वो सिग्नल है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सिम की जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होगी, और वो मैच होती क्या होगा, करंट मैक्सिमम, और करंट होती मैक्सिमम हमारे फोन की बेल बजती है, ठीक है। वैसे तो हमारे फोन के आसपास अब काफी सारे वो हैं सिग्नल, लेकिन उनको वो कैच क्यों नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वो किसको कैच करेगा, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल जो होगी फ्रीक्वेंसी उसी को कैच करेगा, तब उसे वो फोन बजता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा फोन काम करता है। तो ये रिसीवर पार्ट पे काम करता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये रेजोनेंस सर्किट के बारे में हो गया, और इसके बारे में जैसे डिटेल से हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।